Okay. Once again, good morning, good afternoon, good evening. जो जैसे सेशन अटेंड कर रहा है उसी हिसाब से ले लेना. Yes. Are you able to hear my voice? बताएंगे एक बार. Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good, very good. तो चलो, we'll start. Yes. आदित्य, very good, चलेगा. ऐश्वर्या, अनुष्का, अथर्व, दोनों अथर्व, अवंतिका, भाविका, देवांग, दुर्गा, गायत्री, हर्ष, हर्षदा, गीता, जिनिशा, नेहा, प्राजक्ता, प्रज्वल, रुचा, साहिल, संस्कार, रोशनी, सौरभ. यस, सबको आवाज एकदम क्लियर है? बताएंगे प्लीज, ऑल ऑफ यू. सेजल, प्रणीता. Yes, sir. ओके. Yes, sir. ओके. तो इन द लास्ट सेशन वी डिस्कस्ड अबाउट 3 लिस्ट्स. कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. बात है यार, बढ़िया, बहुत अच्छे से. ठीक है. और ये लिस्ट दी है 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246 में. देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, दिख रहा है सबको? बोलेंगे परफेक्ट है. कौन से शेड्यूल में दिया है? 7th शेड्यूल में. और कौन से आर्टिकल में दिया है? सर ये आर्टिकल 246 में आपने बताया 3 लिस्ट्स दिए, हमें ये समझा 246. यस. तो आर्टिकल 265 में क्या दिया था सर? बोलो कमीनो. एक नंबर प्रणीता, वेरी नाइस, वेरी नाइस. अरे भाई जिसके पास अथॉरिटी है, ए याद आया क्या? आर्टिकल 265 किसके पास अथॉरिटी है? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. अब ये इधर बोला, ठीक है, थोड़ा स्टैंडर्ड. हाँ, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. ये डॉक्टर लोग तुमको लैंग्वेज समझ नहीं देते क्या? उनकी स्टाइल मारते ना अपने सामने. अरे हाँ कि नहीं? मैं डॉक्टर को नाम नहीं रख रहा हूँ, मैं उनका बिहेवियर बता रहा हूँ. दे ऑलवेज यू नो लाइक दे बिहेव लाइक सच में डॉक्टर है. सीरियसली तो डरा डरा के रखते अपने को, ऐसे उंगलियों पे नचाते अपने को. भाई मेरे फैमिली में 17-18 डॉक्टर्स हैं, मेरे कजिन्स हैं और मेरे बड़े पापा. और उनसे बात करते हुए ना खुद को ही लगता कि अभी डर ही लगता है यार. मतलब क्या पता अभी. तो वो कैसे उनके एटिकेट्स में बात करते हैं, अपन ने भी अपने एटिकेट्स में बात करने हैं. बोलो किसके पास है पावर? पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. अभी तुम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे तो लोगों को समझ में आ जाएगा ना. समझो ना बात को. तो पार्लियामेंट बोलने का, पार्लियामेंट बोले तो कई नवीन असेल, कुछ तो भी अलग ही होगा, है कि नहीं? तो चलो, 2 आर्टिकल में बता चुका हूँ. आर्टिकल पहला कौन सा बताया? 265. बराबर क्या? वेरी गुड. और दूसरा कौन सा आर्टिकल बताया? 246. एकदम क्लियर है? ओके. आर्टिकल 246 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दिए. रीड करते हैं. यूनियन लिस्ट. यूनियन लिस्ट के बारे में रीड करूंगा. पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन द मैटर्स कंटेंट इन यूनियन लिस्ट. जो मैटर्स यूनियन लिस्ट में दिए हुए हैं उसके ऊपर टैक्स लगाने की पावर पार्लियामेंट के पास है. अगला स्टेट लिस्ट. स्टेट लिस्ट, द लेजिस्लेचर्स ऑफ एनी स्टेट has the exclusive power to make laws on the matters contained in the state list. Perfect है? और concurrent अपनी बात हो चुकी है. Both parliament and state legislatures have the power to make laws on the matters contained in the concurrent list. एकदम clear है बॉस? Perfect, very good. अपने जर्नी को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. पूरा ध्यान आपका चाहिए यहाँ पे, 101%. अच्छा, इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया का ओवरव्यू के बारे में अपने को भी बात करनी है. किसके बारे में? इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया. जैसे अपनी पहले बात हुई, अपने इंडिया में सबसे पहले इनकम टैक्स कब आया? इंडिया में 1860. और इंडिया का इनकम टैक्स एक्ट जो अपने को पढ़ना है वो कौन से ईयर में बनाया गया? 1960. वेरी गुड, वेरी गुड. और रूल्स कब आए? 1962. एकदम क्लियर. बट यहाँ पे और कुछ एडिशनल चीजें जो अपने को समझनी है. ओके, परफेक्ट, एकदम. यस. कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ के अंदर है ना, देयर आर 5 कंपोनेंट्स. कितने कंपोनेंट्स है? कितने कंपोनेंट्स है? 5 कंपोनेंट्स. कंपोनेंट नंबर 1, इनकम टैक्स एक्ट. ब्यूटीफुली रिटन लॉ.
कोई भी एक्ट लॉ ही है, कोई भी एक्ट लॉ ही है, तो मैं बोलूंगा ब्यूटीफुली रिटन लॉ दैट इज इनकम टैक्स एक्ट। और है ना, एक बात हमेशा याद रखना, जितना टैक्स लॉ कॉम्प्लिकेटेड ना बॉस, उतना अपना अर्निंग सुपर। ये कुछ समझा क्या? ये बोलो ना, जितना टैक्स लॉ कॉम्प्लिकेटेड उतना अपना अर्निंग सुपर। तुम उल्लू बना के पैसा कमा सकते हैं। वो असेसमेंट में तुम्हारा केस चालू है, वो इनकम टैक्स ऑफिसर आएगा, उसके सामने बताना पड़ेगा, उसके अंदर वो प्रोसीडिंग चालू है, उसके अंदर वो असेसमेंट चालू है, स्क्रूटिनी निकली है, इनकम इसके हुआ है, अनडिस्क्लोज था, भारी भारी वर्ड्स किसमें दिए गए हैं? इनकम टैक्स एक्ट के। डॉक्टर लोग कैसे लगाते, कैसे डराते अपने को, वो थैलेसीमिया में ये घुस चुका है ना, वो फिर अपन इधर भी घुसाने का है ना। ऑब्वियसली तुम लो, मैं लो, डॉक्टर लो, कोई भी लो, अपना मेन क्या है? सही है, वेरी गुड। आगे, इनकम टैक्स एक्ट के बाद दूसरा कंपोनेंट है एनुअल फाइनेंस एक्ट। दिख रहा है क्या? एनुअल फाइनेंस एक्ट नाम में मीनिंग है, हर साल एक फाइनेंस एक्ट आता है। ये बोलो ना, समझा क्या? एनुअल है, हर साल फाइनेंस एक्ट आता है। अभी एक नई चीज जो कि आपको पता होगी शायद, बट बताना चाहूंगा, हर साल फाइनेंस एक्ट जो आता है ना, उसमें बजट्स होते हैं। क्या होते हैं? बजट्स। बजट्स कौन अनाउंस करता है रे? गवर्नमेंट कौन? बीजेपी अनाउंस? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट या यूनियन? यूनियन। यूनियन। ऊपर वाला कौन सी मैडम? यूनियन। निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। जनरली, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जनरली फाइनेंस बजट आता है फेब मंथ में। कौन से मंथ में? कौन से मंथ में? फरवरी के अंदर, बराबर। तो अभी अगला महीना कौन सा है रे? अभी अपन फरवरी। हाँ, उसके बाद कौन सा महीना है? तो कहना है इसे उस महीने में बजट है, तो अपनी नजरें बराबर बजट पे टिकी होगी। हाँ या ना? अपने को छोड़ो, अपने को तो कुछ समझता नहीं वैसे। अपने को मतलब तुमको, मेरे को समझता है। हाँ, तुमको कुछ समझता नहीं है, फिर भी तुम देखोगे तुम्हारे घर पे ना मॉम डैड, दादा दादी, अंकल आंटी बजट के ऊपर है ना नजर टिकाए बैठते हैं। किसके लिए कितने पैसे आए, जैसे कि उनके जेब में आ रहे है ना। इसके लिए कितने बजट अनाउंस हुआ, फार्मिंग को कितना बजट अनाउंस हुआ, देखते हैं ना। उनको भले ही कुछ आता हो ना आता हो, समझता हो ना समझता हो, लेकिन दिखाते हैं एक दूसरे को कि माला बाहर का ही समझता है कि नहीं? होता है ऐसा, बराबर। तो जो फाइनेंस बजट होता है ना, उसमें अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टैक्स रेट्स। क्या? टैक्स रेट्स। अच्छा, बजट नाम का मीनिंग पूछ रहा हूं मैं। बजट, बजट का मतलब किससे रिलेट करते हैं अपन? पास्ट से, प्रेजेंट से, या फ्यूचर से? थोड़ा लॉजिक लगाना। फ्यूचर, जाहिर सी बात है ना भाई। बजट, मेरी बेटी के शादी का बजट 20 लाख रुपया है, आपके मॉम डैड सोचते होंगे। तो शादी हो चुकी कि होने वाली है, तो फ्यूचर के लिए बजट होता है। तो थोड़ा लॉजिक लगाओ। फेब मंथ में, फेब 22 आई गेस अपना जो मंथ है, बराबर है। तो फरवरी 2022 मंथ के अंदर जो बजट आएगा, वो बजट पुराने वाले ईयर के लिए रहेगा या नए वाले ईयर के लिए? परफेक्ट, नए वाली वेरी गुड, एकदम क्लियर है। और भी डिटेल में बातें करेंगे। अब तक जो मैंने डिस्कस किया वो सबको समझा? एकदम क्लियर, वेरी गुड। तीसरा कंपोनेंट इनकम टैक्स रूल्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ, कौन से ईयर में आए, 1962 क्यों आए, उसकी भी बात मैंने की। इनकम टैक्स एक्ट के सर्टेन सेक्शंस वर नॉट फुल प्रूफ, सो देयर वाज अ नेसेसिटी कि उन सेक्शंस के एक्सप्लेनेशन को और बेहतर दिखाया जाए पब्लिक के सामने। तो इसके लिए उन्होंने क्या लाया? इनकम टैक्स रूल्स लाए। एकदम क्लियर है? बोलेंगे परफेक्ट। ओके, आगे फोर्थ है सर्क्यूलर्स एंड नोटिफिकेशंस। दिख रहा है कि आपको फोर्थ वाला? यस, सर्क्यूलर्स एंड नोटिफिकेशंस। हर बार डिपेंडिंग ऑन द केसेस, ध्यान से सुनना सर, ये केसेस क्या है? चलो केसेस के बारे में थोड़ा सा एक इंटरेक्शन में आपका डेवलप करूंगा और सामने जाऊंगा। एक टैक्स पेयर था जिसका नाम था साहिल। क्या नाम था? बराबर। साहिल ने कमाया 5 करोड़ रुपए। कितने कमाए? 5 करोड़ रुपए। और साहिल ने गवर्नमेंट को दिखाया कि मैंने सिर्फ 3 ही करोड़ रुपए कमाए हैं। कितने? 3 करोड़ रुपए कमाए हैं। गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से खबर पड़ी, ये साहिल आइटम दिख रहा, कमाए कितने? कमाए कितने? 5 करोड़। दिखाए कितने?
3 कितने करोड़, छुपा है? 2 छुपा है। 2 करोड़, उसको क्या लगा? वही होशियार है। साहिल को क्या लगा? बीइंग अ टैक्स पेयर ही इज वेरी इंटेलिजेंट, बट गवर्नमेंट अपने ऊपर की है ना, मानते हो ना? फिलहाल तो मानोगे ही मानोगे, आगे अगला नहीं पता, क्योंकि आगे आपको भी बहुत सा नॉलेज आने वाला है। सो यू मे बी ट्रीटिंग योरसेल्फ एज बेटर देन गवर्नमेंट, हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ ऐसा नहीं है। तो साहिल को एक लव लेटर आया। अभी लव लेटर क्या है? कोई लड़की का तो आएगा नहीं, है ना? नहीं, हम इनकम की, अरे भाई आएगा आएगा, डोंट वरी, बट मैं अभी टैक्स के रिलेटेड बात कर रहा हूँ। तो साहिल गॉट अ लेटर फ्रॉम डिपार्टमेंट, सर वी लव यू वेरी मच। ऐसा तो लिखेंगे नहीं, क्या बोलेंगे? सर आपने हमें इनकम दिखाई है 3 करोड़, लेकिन आपकी एक्चुअल इनकम दिखाई जा रही है हमारे सोर्सेस के मुताबिक 5 करोड़, या मे बी 4 करोड़, 4 करोड़ 20 लाख, जो भी है, विच इज मोर देन 3 करोड़। ठीक है, तो साहिल के इंडिकेटर चालू। अरे यार, इनको कहां से पता चला यार? मैंने तो बहुत होशियारी से ये इनकम छुपाई थी। फिर अभी ना साहिल थोड़ा सा एग्रेसिव होने की कोशिश कर रहा है। ऐसे होता है क्या? मैंने जो दिखाया, मैंने जो कमाया वही आपको दिखाया ना, है ना? आप मेरे ऊपर कुछ भी गवर्नमेंट बोल के प्रेशराइज करेंगे, ये वो। साहिल ने थोड़ा सा ट्राई किया, तो फिर उन्होंने और एक रिमाइंडर भेजा कि देखिए साहब, हमारे सोर्सेज के मुताबिक आपकी इनकम इतनी इतनी है, विच इज मोर देन 3 करोड़। तो आपको हम एक अल्टीमेटम देते हैं कि आप है ना इस दिन तक टैक्स भर दीजिए, अदरवाइज फिर हम पूरा भर के निकालेंगे, है ना? ठीक है, ओके। तो ये जो वार्तालाप हो रहा है ना, ये तो मैंने आपको एकदम जनरल वर्ड्स में बताया। उसकी एक लैंग्वेज होती है, बड़ी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज होती है, बराबर? तो लैंग्वेज अगर आप पढ़ो तो लैंग्वेज समझने को भी ये भाई दिमाग लगाना पड़ता। ये बोलने की क्या कोशिश कर रहे हैं डिपार्टमेंट, फिर एज ए टैक्स पेयर सीए अपने बारे में क्या बताना चाहेगा, ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज होती है। इसको मैं एक नाम दूंगा केस। फिर ये केस है ना धीरे 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 अपने डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट तक जाती है, हाई कोर्ट से इट में पॉसिबल की सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकती है। तो ये केसेस वहां पे मैं बता रहा हूँ। तो ये जो केसेस होती है ना, इसके ऊपर से कुछ ना कंक्लूजन्स भी निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं? conclusions in the form of, let's say, circulars or notifications. It is to notify that from 8 November 2016 12 in the night onwards currencies of 500 and 2000 will not be applicable. सुना था क्या कहीं? I am talking about demonetization. notification आया था ना, ये notification ऐसे होते हैं। notification एकदम sophisticated language होती है। मोदी साहब आए थे, देखो प्रकट हुए थे 8 बजे रात को कि मित्रों, है ना, बराबर? और मित्रों बोल बोल के इतना मीठे में लिया, इतना सुपर क्लास की पूछो मत। तो लिस्को लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, है कि नहीं? बराबर, ठीक है। तो वो होते नोटिफिकेशंस, नोटिफाई किया जाता है अपने को ऑल ओवर द कंट्री लेवल के ऊपर। इसके दोनों के बारे में एक डिस्टिंक्शन पॉइंट बताना चाहूंगा। सर्क्यूलर्स आर बाइंडिंग ऑन असेसिंग ऑफिसर्स। मैंने एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया, असेसिंग ऑफिसर्स। अपने भाषा में उसको बोलते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर। क्या बोलते हैं? लेकिन स्टाइल मारने को क्या बोलेगा? असेसिंग ऑफिसर बोला क्या? वो इनकम टैक्स ऑफिसर सबको समझ में आता, असेसिंग ऑफिसर अपने को समझ में आता। ठीक है, तो सर्क्यूलर्स किसके ऊपर बाइंडिंग है? असेसिंग ऑफिसर्स। और नोटिफिकेशंस ये असेसी के ऊपर बाइंडिंग है। एक नया वर्ड लाया, असेसी। असेसी माने टैक्स पेयर। एकदम क्लियर? ऑनलाइन वासियों रिस्पॉन्ड करेंगे। Yes, sir. एकदम क्लियर? Yes, sir. सर्क्यूलर्स किस पे बाइंडिंग है? ऑनलाइन बाइंडिंग है असेसिंग ऑफिसर। नोटिफिकेशंस किसके ऊपर बाइंडिंग है? असेसी। असेसी माने असेसिंग ऑफिसर माने इनकम टैक्स। अब तक हमने कितने कंपोनेंट्स पढ़े? वेरी गुड। कितने कंपोनेंट्स पढ़े? 4 कंपोनेंट्स पढ़े। कंपोनेंट नंबर 1, कंपोनेंट नंबर 2 इनकम टैक्स एक्ट, फाइनेंस एक्ट, नंबर 3 इनकम रूल्स, नंबर 4 सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन। वेरी गुड। एंड नंबर 5 लीगल डिसीजंस ऑफ कोर्ट्स। जब भी कोर्ट्स, अपने मेजबान कोर्ट है कंट्री की, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ये जो भी डिसीजंस देती है वो भी अपने इनकम टैक्स का कंपोनेंट है। क्योंकि अपने साहिल की केस कहां तक गई थी? लेट से सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, साहिल
मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आपकी इनकम जो आपने 3 करोड़ रुपया दिखाई है वो हमने खारिज कर दी है और आपकी इनकम है 5 करोड़। वाह 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 वाह। नहीं ऐसे नहीं बोलते वो, मैं तो इतने इसके लिए खुश हो रहा हूँ कि साइकिल लग गई, 2 करोड़ रुपए पे टैक्स ज्यादा भरना पड़ेगा, खत्म। अरे यस और नो, समझा? तो वो क्या होते हैं? लीगल डिसीजंस ऑफ कोर्ट्स। कोर्ट्स में अपने दोनों बहुत अच्छे कोर्ट्स कौन से? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। 5 कंपोनेंट्स के बारे में जो हमने डिस्कस किया वो मुझे नहीं लगता कि आप भूलोगे। 5 कंपोनेंट्स फटाफट से मैं बताऊंगा, आपको फटाफट उसको रिमाइंड करके डायरेक्ट रिकैपिटुलेट करके अपने दिमाग में फिट कर लेना है। पहला कंपोनेंट है इनकम टैक्स एक्ट, दूसरा कंपोनेंट है एनुअल फाइनेंस एक्ट, तीसरा कंपोनेंट है इनकम टैक्स रूल्स, चौथा कंपोनेंट है सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस एंड पांचवा कंपोनेंट है लीगल डिसीजंस ऑफ कोर्ट्स। क्लियर? फटाफट से रीड कर लेंगे, मैटर खत्म करेंगे। चलो ध्यान से। इनकम टैक्स एक्ट 1961। अच्छा, the levy of income tax in India is governed by Income Tax Act 1961 and in this book we shall briefly refer to this as the act। अभी इसके बाद में अपने लाइन में, वर्ड में, सेंटेंस में कहीं भी वर्ड एक्ट आता है तो आपको क्या समझना है? ये कौन सा एक्ट है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। Income tax act। तो हर बार पूरा नहीं लिखते बैठेंगे एक्ट की बजाय इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1960, ऐसा नहीं लिखते बैठेंगे, वो सिर्फ क्या लिखेंगे? एक्ट। क्लियर? ओके, वेरी गुड। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। भाई मैं आपकी कल टेस्ट लेने वाला हूँ, अपने अपनी टेस्ट है। एक एक लाइन पे मैं कोई भी एमसीक्यू बना सकता हूँ, एक एक वर्ड पे तुमको नचाऊंगा उधर में। तो तुमको नाचना नहीं है, तुमको सीधा फॉर्मली लेके आंसर करना है, क्योंकि एक एक लाइन में मेरे एमसीक्यू छुपे हुए हैं, पहले बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है? ओके, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं वैसे मैं आपको इंटीमेट कर रहा हूँ कि और ध्यान से पढ़िए। ठीक है? मुझे पता है कल के टेस्ट में आप लगभग आउट ऑफ मार्क्स लाने वाले हो। ठीक है? चलो ध्यान से। The levy of income tax is governed by Income Tax Act 1961. In this book, हम लोग इसको एक्ट बोलेंगे। It extends to the whole of India. Whole of India. Now Jammu and Kashmir is also part of India. हाँ, तो इसमें पंचड़गिरी करना मत तुम। Sorry to use this language, but निकल जाता है कि नहीं? तुमको भी अच्छा लगता है, मन में तो बड़ी गुदगुदी होती है कि सर ऐसे बोलते तो हमको बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन बताते नहीं हो कमीनो तुम। ठीक है? इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962। कब आया अपने इन फोर्स में वो? 1 अप्रैल 1962। परफेक्ट। इट कंटेन्स सेक्शंस 1 to 298। कितने सेक्शंस हैं? 1 to 298। हाँ सर, हमको पूरे के पूरे पढ़ने हैं। अभी पूरे नहीं पढ़ने हैं, थोड़े थोड़े बचा के रखेंगे तो अगले साल काम आएंगे, है ना? जैसे पैसा कैसा सेव करके रखते हैं अपन, कल काम आएगा, अगले साल काम आएगा, अगले मोमेंट में काम आएगा, वैसे सेक्शन बचा के रखेंगे। कुछ कुछ पढ़ना है, कुछ कुछ नहीं पढ़ना है। एंड शेड्यूल्स 1 2 कितना है रे रोमन? किसको पढ़ते आता है क्या? 14 के 16 है? अरे पढ़ो ना रे। XIV बोले तो 14। कितने शेड्यूल्स है? 14 शेड्यूल्स। तो अगर आपको कोई पूछता है क्या रे आइटम, इनकम टैक्स एक्ट में कितने सेक्शंस है, आप क्या बोलोगे? कितने सेक्शंस है? 298। 1 to 298। 1 2 नहीं बोलने का, गाउटीगिरी बंद करने का। कितने सेक्शंस है? 290। कितने शेड्यूल्स है? 14। वेरी गुड। हर सेक्शन में तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ कुछ सेक्शंस में सब सेक्शंस भी छुपे हुए हैं। ए समझा क्या? बराबर, कुछ कुछ सेक्शंस में सब सेक्शंस भी छुपे हुए हैं। बराबर। तो सब सेक्शन के बाद क्लॉजेस भी है और सब क्लॉजेस भी है। बाप रे सर, ये तो जर्नी बड़ा लंबा दिख रहा हमारे को। हमें लंबा नहीं है रे, इजी जर्नी है, बहुत इजी जर्नी है। सिर्फ इनिशियली जो दिया है समझ लो, आगे तो वैसे ही सब कुछ चीजें अपन जब डिस्कस करेंगे तो समझ में आने वाली है। ठीक है? तो सेक्शन के बाद आएगा सबसेक्शन, सबसेक्शन के बाद आएगा क्लॉज, क्लॉज के बाद आएगा सब क्लॉज, और सब क्लॉज के बाद भी कुछ होता है, अपन नीचे पढ़ेंगे। चलेगा क्या? क्लियर? एकदम क्लियर? तो देखो ध्यान से। A section may have subsections or clauses and subclauses. When each part of the section is independent of each other and one part is not related with other, such parts are called as clause. उसको क्या बोला जाता है? क्लॉज बोला जाता है। आगे, subsection on the other hand refers to such parts of a section where each part is related with other. एक पार्ट दूसरे से रिलेटेड है
and all subsection taken together completes the concept propounded in that section. जो उस पर्टिकुलर सेक्शन में अपने को कंसेप्ट बताया जा रहा है उसके बारे में सेक्शन और सबसेक्शन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, लेकिन क्लॉज रिलेटेड होता है क्या? नहीं, क्लॉज इज नॉट रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर सेक्शन। रिलेटेड माने क्या? उस कंसेप्ट से रिलेटेड, मतलब कुछ तो वो अलग बताने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए उसको क्लॉज में डाला है। एकदम क्लियर, परफेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर समझ में आएगी चीजें, ठीक है? ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 1 कॉन्सेंट्रेट करना। The clauses of section 2 define the meaning of terms used in Income Tax Act 1961. जो सेक्शन 2 के क्लॉजेज है वो क्या बताते हैं? डेफिनेशंस बताते हैं। क्या बताते हैं? डेफिनेशन। सेक्शन 2 कोई भी एक्ट उठा लो उसके सेक्शन 2 में आपको डेफिनेशन ही मिलेगी। ये कुछ याद आया क्या आपको? मैंने बताया हुआ एक्चुअली पहले ये, अगर तुम ये कुछ ओल्ड स्टूडेंट्स होंगे तो कोई भी एक्ट का सेक्शन 2 उठाओ, मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनो। कोई भी एक्ट लो उसका सेक्शन 2 उठाओ, उसमें डेफिनेशंस ही मिलेगी। है कुछ एक्सेप्शंस है उसके लिए कोई कोई एक्ट से, लेकिन मैक्सिमम मेजर एक्ट्स के सेक्शन 2 में डेफिनेशंस ही रहती है। सर सेक्शन 1 का होता है? सेक्शन 1 उसकी एप्लीकेबिलिटी का होता है। किसका होता है? एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी माने क्या? ये एक्ट पर्टिकुलर एरिया को एप्लीकेबल है, ये एक्ट इसको एप्लीकेबल है, तो वो कौन से सेक्शन में? 1। और सेक्शन 2 में हमेशा क्या होगा? डेफिनेशंस। याद रहेगा सबको, बताएंगे। ऑल ऑफ यू परफेक्ट है? एकदम क्लियर? ओके, आगे अभी इसको लिखा जो जाएगा उसके हिसाब से देखो। क्लॉज 1A, ध्यान से, क्लॉज 1A डिफाइंस एग्रीकल्चर इनकम। क्लॉज 1A में क्या दिया है? एग्रीकल्चर इनकम। क्लॉज 1B डिफाइंस अमालगमेशन एंड सो ऑन। समझा क्या? मतलब क्लॉजेस में अलग अलग क्लॉजेस बनाए जा रहे हैं। क्लियर एकदम? आगे, each one of them is independent of other clause of the same section। अभी जाहिर सी बात है, एग्रीकल्चर इनकम 1A में दिया है, 1B में क्या दिया? अमालगमेशन। तो दोनों रिलेटेड है क्या? कोई रिलेशन नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम 1A उसका वहां तक खत्म हो गया, फिर स्टार्ट हुआ 1B, अमालगमेशन के बारे में बात चालू हो जाएंगी। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। एकदम क्लियर, परफेक्ट है? ओके, आगे मैं अगला रीड करूंगा। A section may also have provisos and explanations। तो देखो जर्नी फिर से एक बार बता देता हूं, ध्यान से। सबसे पहले होता है सेक्शन, फिर सब सेक्शन, फिर क्लॉजेस, फिर सब क्लॉजेस, फिर प्रोवाइजोस एंड फिर एक्सप्लेनेशन। मतलब 6 पार्ट्स हो गए। कितने पार्ट्स हो गए? 6। फिर से एक बार, क्योंकि ये सीरीज आपको नॉट जस्ट इन दिस एक्ट बट एवरी एक्ट यू स्टडी, इसके अंदर ये सीरीज कंटिन्यू है, ठीक है? तो सबसे पहला सेक्शंस, सॉरी सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, प्रोवाइजो एंड सब क्लॉज, प्रोविजंस, एक्सप्लेनेशंस। 6 के 6 याद रहेंगे? चलो, पहला यस सर। सेक्शन, सबसेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, प्रोविजंस एंड एक्सप्लेनेशंस। परफेक्ट, एकदम क्लियर, वेरी गुड। तो चलो प्रोवाइजोस और एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ते हैं। द प्रोवाइजो और प्रोवाइजोस टू अ सेक्शन और सबसेक्शन और क्लॉज स्पेल्स आउट द एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन माने अपवाद, वो चीज जो उस सेक्शन से परे है, उस सेक्शन के अंदर नहीं है, लागू नहीं होती। अरे अपवाद मानता ना अपन, पूरा की पूरा चांद है व्हाइट है, लेकिन चांद पे भी दाग है ब्लैक है, तो ब्लैक इज एन एक्सेप्शन, और पूरा व्हाइट है वो पूरा की पूरा एप्लीकेबल है। समझ में आया? तो प्रोवाइजोस के अंदर क्या बोला जाएगा? एक्सेप्शंस। प्रोवाइजोस मीन एक्सेप्शन। फिर से एक बार, प्रोवाइजोस मीन्स एक्सेप्शन। एकदम क्लियर? ओके। और एक्सप्लेनेशन क्या होता है? इसका मैं ये लाइन रीड करता हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, देख लो। द एक्सप्लेनेशन टू अ सेक्शन और सबसेक्शन गिव्स अ क्लैरिफिकेशन रिलेटिंग टू प्रोविजन। उस प्रोविजन के बारे में और क्या दिया जा रहा है आपको? क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है। बहुत सी बार होता है कि उस लैंग्वेज से चीजें क्लियर आउट नहीं होती है, तो इसी के लिए आपको क्या दिया जाएगा? एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। एक्सप्लेनेशन मतलब क्लैरिफिकेशन, याद रहेगा? और प्रोवाइजो मतलब एक्सेप्शन। प्रोवाइजो मतलब एक्सेप्शन और एक्सप्लेनेशन मतलब क्लैरिफिकेशन। फिर से एक बार, प्रोवाइजो मतलब
एक्सेप्शन और Exception. एक्सप्लेनेशन मतलब Clarification. Clarification. एकदम क्लियर। 6 चीजें Yes, sir. हमने देखी है। वेरी गुड। 6 चीजें मैं फटाफट से रिकैप करा देता हूँ। ठीक है, पहला सेक्शन, दूसरा सब सेक्शन, तीसरा क्लॉज, चौथा सब क्लॉज, पांचवा प्रोवाइजोस, छठा एक्सप्लेनेशन। एकदम क्लियर, परफेक्ट, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। ये बात हुई अपनी इनकम टैक्स एक्ट, दैट इज फर्स्ट कंपोनेंट की। सेकंड कंपोनेंट क्या बताया था मैंने? फिनेंस एक्ट। फिनेंस बजट कौन अनाउंस करता है? यूनियन फिनेंस मिनिस्टर, दैट इज अपनी जो कंट्री है उसके अंदर के फिनेंस मिनिस्टर जो है उनका नाम क्या है? निर्मला सीतारमण। ठीक है, यस, वेरी गुड। तो चलो, जो हमने डिस्कस किया वही आपको दिखेगा। एवरी ईयर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट नहीं, इंडिया ऊपर दिल्ली लेवल का, इंट्रोड्यूसेस Parliament. वेरी गुड, इंट्रोड्यूसेस द फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट्स बजट सेशन। फाइनेंस मिनिस्टर एक बिल बना के इंट्रोड्यूस करती है पार्लियामेंट्री सेशन में। एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, कोई भी एक्ट बनने से पहले उसका बिल बनता है, याद रहेगा। Yes, sir. कोई भी एक्ट बनने Yes, से sir. पहले उसका बिल बनता है। अपना अभी एक छोटा सा एग्जांपल, कंपनीज एक्ट 2013 लागू हो चुका है, बराबर है? तो कंपनीज एक्ट 2013 कब आया? जब उसका बिल बना होगा, कंपनीज बिल 2012। Yes, sir. एकदम क्लियर। तो फिनेंस एक्ट अगर आया तो उसका पहले क्या बना होगा? बिल, फिनेंस बिल बना होगा। फिनेंस बिल कौन, बोलो, कौन इंट्रोड्यूस करेगा? फिनेंस मिनिस्टर। कहाँ पे इंट्रोड्यूस करेगा? पार्लियामेंट्री सेशन। वेरी गुड, Parliament. वेरी गुड। When the finance bill is passed by both the houses of parliament, 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। सुना है क्या रे आइटम? सुना तो Sir. है? हाँ बोलो। Yes, sir. कौन से? Lok Sabha and Rajya लोकसभा, Sabha. राज्यसभा। यार, लवली, सुपर। लोकसभा एंड राज्यसभा, तो दोनों के दोनों हाउसेस, उसको अपन हाउस ऑफ पीपल और हाउस ऑफ स्टेट ये भी बोलते हैं। तो दोनों के दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ये पास करेगी एंड प्रेसिडेंट से उसका एसेंट लिया जाएगा। क्या ना, ऐसी उसकी मंजूरी ली जाएगी। कौन देगा मंजूरी? Yes. प्रेसिडेंट साहब। Yes, sir. प्रेसिडेंट कौन है अपने इंडिया के? President. आइटम रामनाथ कोविंद साहब। Ramnath Kovind. वेरी गुड। तो वो क्या करेंगे? उसके ऊपर मोहर लगाएंगे, उनकी सम्मति देंगे, एंड देन इट Yes. ऑफ फिनेंस एक्ट। ए समझा क्या? बोलो ना। Yes, sir. क्लियर? तो जर्नी कैसी थी? फिनेंस बिल बना, फिनेंस बिल बना के प्रस्तुत किया गया दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट्री सेशन के अंदर, उसको एसेंट लिया जाएगा दोनों हाउसेस का, उसके बाद प्रेसिडेंट साहब को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद उसका कन्वर्जन एक्ट में बनेगा। समझा? एकदम वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। आगे, द फर्स्ट शेड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट। और पहले कौन से हाउस में प्रेजेंट होता है? सॉरी, पहले कौन से हाउस में प्रेजेंट होता है, राज्यसभा की लोकसभा? पहले लोकसभा, बिगर, बराबर है। और अगर वो समझो, अगर वो वहां पे सीटिंग में नहीं है, क्योंकि बहुत सी बार सीटिंग में नहीं होती है अभी ड्यू टू दिस पैंडेमिक, तो जो अवेलेबल है फिर उसके पास लास्ट कंडीशन, बट जनरली इट इज प्रेजेंटेड फर्स्ट टू लोकसभा। वेरी गुड, Yes. फर्स्ट, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी गुड। The first schedule to the Finance Act contains 4 parts which specify the rates of tax. कितने schedules है? सॉरी, कितने parts है? 4 parts. फर्स्ट schedule में 4 parts है। फर्स्ट schedule में Yes. 4 parts. Very good. Four. Part 1, Part 2, Part 3, Part 4 आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। मैं Part 1 के बारे में बात करूंगा। Part 1 में क्या दिया जाता है? वेरी गुड। Part 1 में क्या दिया जाता है? रेट्स ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू करंट असेसमेंट ईयर। क्या दिया जाता है? रेट्स एप्लीकेबल टू करंट असेसमेंट ईयर, बराबर। अभी एक वर्ड यहाँ पे आया, असेसमेंट ईयर, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करूंगा, पूरा ध्यान चाहिए सब लोग, मेरे पास ध्यान देना। तुमने बहुत साले पढ़ चुके हैं, सॉरी बहुत साले पढ़ के समझ भी चुके हैं। सर साले, तुमने फिनेंशियर पढ़ा, साला, ईयर साला है ना, साल है ना, ठीक। तुमने कैलेंडर ईयर पढ़ा, तुमने Yes. बराबर ना? हाँ, तुमने अभी Yes. वो बोलते ना
वो मराठी वाला रहता है ना, वो बराबर है, उसका साल पढ़ा, तो ये सब साल पढ़े तुमने, लेकिन उन साल का इनकम टैक्स एक्ट में कनेक्शन लाना मत। इनकम टैक्स एक्ट में सिर्फ 2 ही साले काम आते हैं। कितने साले? मैं साले बोलूंगा याद रखने के लिए, आई डोंट मीन एग्जैक्टली साले, बट 2 साले आपके काम आएंगे। तो पहला साल है प्रीवियस ईयर, Yes. दूसरा साल है असेसमेंट ईयर। यस पहला साल कौन सा बताया? उसको बैक कर दो ना। Previous असेसमेंट ईयर, बराबर। प्रीवियस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं, समझो, पूरा कंसंट्रेट करना। प्रीवियस ईयर में हम इनकम कमाते हैं और असेसमेंट ईयर में हम उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं। हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? यस सर सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? इनकम टैक्स ना। तो इनकम टैक्स में 2 साल काम में आएंगे, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर में हम इनकम कमाएंगे, असेसमेंट ईयर में उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। तो पार्ट 1 में, वेरी गुड, पार्ट 1 में असेसमेंट ईयर के टैक्स दिए हैं कि प्रीवियस ईयर में? प्रीवियस ईयर के। पार्ट 1 में असेसमेंट ईयर के, बराबर। तो प्रीवियस ईयर में सर आपने बताया, वेरी गुड, यस प्रीवियस ईयर में आपने बताया सर हम पैसा कमाते हैं और असेसमेंट ईयर में उसके ऊपर टैक्स भरेंगे। तो क्रोनोलॉजी कैसी होगी? पहले टैक्स भरेंगे या पहले पैसा कमाएंगे? पहले पैसा कमाएंगे। तो पैसा कमाएंगे उसको हम प्रीवियस ईयर बोलेंगे, यस और उसके अगले साल अपन क्या Yes. भरेंगे? टैक्स भरेंगे। कौन से ईयर में? असेसमेंट ईयर। तो जाहिर सी बात है कि प्रीवियस ईयर 1 साल पहले होगा और असेसमेंट ईयर 1 साल बाद होगा, हाँ या ना? यस सर परफेक्ट है ना Yes. भाई? 1 अप्रैल, अभी अपने एग्जाम के लिए, अपनी एग्जाम कब होने वाली मेरे हिसाब से? या तो मई 22 या तो नवंबर 20, ठीक है, नवंबर 22। नवंबर तो अपने लिए कौन सा प्रीवियस ईयर और कौन सा असेसमेंट ईयर रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 नवंबर अप्रैल, वेरी गुड, 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 22, ये अपने लिए प्रीवियस ईयर है। ध्यान से सुनो, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22 ये अपने लिए प्रीवियस ईयर है। और असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा आप ही बता दो? 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 31 मार्च 23 उसको इन शॉर्ट में बताता हूँ। 21-22 इज पीवाई, पीवाई माने प्रीवियस ईयर, एंड 22-23 इज एवाई, एवाई माने असेसमेंट ईयर। एकदम क्लियर, परफेक्ट है, बोलो ना। ओके, यस तो पार्ट 1 में असेसमेंट ईयर के डेट दी जाएंगे। पार्ट 2 में, पार्ट 2 Previous रेट्स, नहीं, कंफ्यूज मत करना, जरूरी नहीं है। पार्ट 1 में असेसमेंट ईयर आएगा तो पार्ट 2 में प्रीवियस ईयर आएगा, नो नॉट दैट। यहाँ पे अपने को ऐसे नहीं पढ़ना है। अभी जाहिर सी बात है, मुझे एक बात बोलो, प्रीवियस ईयर का रेट जान के अपन क्या करेंगे? यस नहीं अरे हो चुका है ना भाई, अपने को आने वाले साल का देखना है ना, अपने को थोड़ी ना प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में तो अपन ने इनकम अर्न की, अर्न, अपने को कौन से साल का टैक्स रेट देखना है, तो वो कौन से पार्ट में मिलेगा? एकदम क्लियर, परफेक्ट। पार्ट 2 में क्या दिया मालूम है? वेरी गुड। पार्ट 2 स्पेसिफाइज द रेट्स एट व्हिच टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर। वो टीडीएस सुना है क्या? टीडीएस, Yes. व्हाट इज टीडीएस? फुल फॉर्म टैक्स बताओ। डिडक्टेबल Tax Tax deduction. deducted at source. टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के रेट्स कौन से पार्ट में दिए जाएंगे? पार्ट 1 में कौन पार्ट से 2 रेट है और पार्ट 2 में पार्ट 1 असेसमेंट ईयर का टीडीएस टैक्स के? डिडक्टेबल एट परफेक्ट। पार्ट 3 gives the rates for calculating income tax, for deducting tax from income chargeable under the head salary and computation of advance tax. पार्ट 3 में सैलरी और एडवांस टैक्स के रेट दिए हुए हैं। किसके? सैलरी और एडवांस टैक्स। अभी अपने एक स्टूडेंट है अवंतिका, अवंतिका सीए हो गई, सीएस हो गई, सीडब्ल्यू हो गई, और भी कुछ डिग्रीज उसने ले ली, और उसको प्लेसमेंट के लिए ऑफर आई कॉग्निजेंट लिमिटेड। कॉग्निजेंट लिमिटेड से लेट्स से सब वो वार्तालाप हुआ, इंटरव्यू वगैरह हुआ, तो मैडम को पूछा गया, मैडम हाउ मच यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? मैडम 3-3, 4-4, 5-5 क्वालिफाइड डिग्री लेके बैठी है, 50 लाख तो बोलेंगी। अवंतिका सेड सर 50 lakhs आई नीड। बोले मैम थोड़ा सा कम करो ना। बोले फिर आपका पैसा आपके तरफ, मेरी डिग्री मेरे तरफ। 3 इडियट्स की स्टाइल मार रही थी, है ना। तो फिर बोले अरे मैडम कहाँ जा रहे हो, रुको रुको रुको, मैं तो मजाक कर रहा था, आपको 50 लाख रुपए हम क्या करते, दे देते। तुम इतना शौक में मत चले जाना, 50 लाख मैंने बराबर बोला है।
तुम्हारी लायकी उतनी है, तुम्हारी लायकी 5 लाख की नहीं है, तो खुद को कमजोर मत Yes. समझना। 5 लाख इज नथिंग फॉर टुडेज सीए। हाँ, तो तुम जब तक सीए बनते हो तो 10, 15, 20, 25 तो एवरेज हो जाएगा पैकेज। हाँ, तो थोड़ा सा है ना, आंखें और टाइट करके पढ़ो, तो फटाफट पैसा कमाओगे और नाम भी Yes. कमाओगे। एकदम क्लियर है? आगे चलता हूँ। तो अवंतिका को इनकम मिलेगी, सैलरी से मिलेगी, तो अवंतिका कौन से पार्ट में रेट देखेगी? पार्ट 3 में। समझा क्या रे? बोलना। Yes. पार्ट 1 Yes. में कौन से रेट से? पार्ट 2, पार्ट 3 That's deductible. salary and Salaries and advance tax, and part 4 gives the rules for computing net agricultural income. Net agricultural income के जो भी रेट्स है या रूल्स है, सॉरी रेट्स नहीं, रूल्स, वो कौन से पार्ट में दिए हुए हैं? पार्ट 4 में। Part 4. एकदम क्लियर? पूरा Yes. 100%। Yes. Yes. अगला component is Sir. coming to you. Yes, very good, please। हाँ, बोलो। फिर से पार्ट 1 और पार्ट 2 बस समझाओ ना। पार्ट बिल्कुल 1 और बिल्कुल, पार्ट कोई दिक्कत नहीं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ना, ओके, समझाता हूँ, ध्यान दो। पार्ट 1 मतलब क्या कि असेसमेंट ईयर के रेट्स आपको पार्ट 1 में दिए हुए हैं। अभी असेसमेंट ईयर क्या होता है? जिस साल हम हमारी कमाई हुई इनकम के ऊपर टैक्स भरते हैं, बराबर, क्योंकि प्रीवियस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं, असेसमेंट ईयर के अंदर हम उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं। तो जाहिर सी बात है, प्रीवियस ईयर का रेट अपने को कुछ लेन देन है क्या? ऑब्वियसली नॉट। अपने को कौन सी टैक्स का लेन देन है, कौन सी ईयर का लेन देन है? असेसमेंट ईयर का। तो असेसमेंट ईयर आने वाले साल के रेट्स क्या रहेंगे, वो पार्ट 1 में दिखेंगे। अभी आपको फाइनेंस एक्ट आएगा, फेब में आने वाला है, तो फेब में जो आएगा वो अगले साल क्या रेट्स रहेंगे उसके बारे में पार्ट बनाएगा। ये समझा क्या हर्ष? बोलो ना। यस। वेरी गुड। और पार्ट 2 टीडीएस। टीडीएस माने टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जो इनकम आपको अर्न की जाती है, आप जो अर्न करते हो, तो प्रोविजन के हिसाब से उसका टैक्स सोर्स पे ही काटा जाता है। जैसे कि केबीसी, आप केबीसी में गए, अमिताभ बच्चन के साथ में आप हॉट सीट पे बैठ गए, ठीक है, आपने जीते 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ पे ना अमिताभ बच्चन साहब भले आपको वो एक्सिस बैंक के वो ऐप पे दिखा रहे कि आपको 2 करोड़ रुपए में दे रहा है, 2 करोड़ नहीं मिलते आपको, उसमें से 30% सीधा टैक्स काट के 1 करोड़ 40 लाख ही मिलते हैं। 2 करोड़ का 30% 60 लाख डिडक्ट हो जाता है, सीधा गवर्नमेंट के खाते में चल जाता है आपके नाम पे, और आपको हाथ में कितना मिलता है? सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख। तो उसके क्या रेट्स है वो पार्ट 2 में। एकदम क्लियर हर्ष? Yes, sir. Absolutely. Perfect. Very good. Very good. Very good. So here I am concluding my today's session. We'll continue tomorrow. ठीक है? Don't miss tomorrow session also. और उसके बाद अपनी एक छोटी सी टेस्ट होने वाली है। चलो, till then, टाटा, bye bye, sayonara.